सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप से बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी बहुत ही मस्त चल रही होंगी। आई होप कि आपने पहला वाला जो हमारा पार्ट नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का देख लिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लोगे। बाकी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट नंबर 2। आज हम चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, सारा कवरेज हो जाएगा डिटेल में। बाकी आप साथ बाय साथ पढ़ते चलना, जिससे कि साथ साथ आप पढ़ते रहोगे तो आपको एग्जाम्स में आके दिक्कत नहीं आएगी। सो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं। आज का हमारा मेन पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इसको समझने से पहले आज हम लास्ट टाइम हमने डिफरेंस कवर किए थे। डिफरेंस किसमें? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट पे। आई होप आपको ये तीनों डिफरेंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ लेना। बाकी जो हमने कल डिफरेंस कवर किए, उसके बाद आज हमें क्लासिफिकेशन करनी है किसकी? ह्यूमन एक्टिविटीज की। सबसे पहले हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, वो एक्टिविटीज होती है जिसमें हमने पैसा कमाना होता है अपनी लिवलीहुड के लिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमें कोई पैसा नहीं कमाना होता, अपने लव, अफेक्शन, सिंपैथी से हम वर्क करते हैं। उसी के आगे कंटिन्यू होता है, अब हमें बिजनेस एक्टिविटी पढ़ना है। इसको समझने के लिए हमें ये चार्ट देखना है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, जिससे कि आपको ये हेल्पफुल रहेगा। आपको याद रहेगा कि बिजनेस के कैसे दो दो टाइप में कैटेगराइज करे हैं और उनके भी आगे कैसे कैटेगराइजेशन हुआ है। तो सबसे पहले बिजनेस को दो कैटेगराइजेशन में कन्वर्ट किया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री के भी सब पार्ट्स है तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। उसके बाद हमने जो डिफरेंस पढ़े थे, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन पे हमारे कोई भी ऐसे सब पार्ट डिवाइडेड नहीं है, ना ही हमारे बिजनेस में है, क्या कहते हैं, जो हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट में। जो हमारा बिजनेस का कंसेप्ट है, इसमें हमने इंडस्ट्री, कॉमर्स दो में डिवाइड कर दिया है। और इंडस्ट्री में उसके बाद तीन पार्ट्स आते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में भी आगे दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। आगे हम बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए हमें ये चार्ट देखना है। जैसा कि मैंने आपको रिपीट किया कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है। स्क्रीनशॉट लेके आप रखोगे तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। बाकी आपको अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो मेरे टेलीग्राम लिंक दे रखी है आपको चैनल के नेम के नीचे, वहां से आपको सिर्फ ज्वाइन कर लेना। तो बढ़ते हैं अपनी बात पे। हमने जैसे बताया कि सबसे पहले इंडस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी दो इंडस्ट्रीज में डिवाइड किया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। तो बेसिकली हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, यहीं पे हम थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जो बेसिकली रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करती है, एग्जांपल कोल माइन, जो कि हमारा कोल माइन होता है, और गोल्ड माइन से जैसे सोने के खदान होते हैं, ये सारा हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। गोल्ड तो ये तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये एनिमल से रिलेटेड भी होता है, जैसे प्लांटिंग कर रहे हैं, फ्लावर्स के बिजनेस कर रहे हैं। ये उसके आगे जो भी प्रोसेस होगा, ये इसके पहले का जितना प्रोसेस है वो आ जाएगा प्राइमरी में, इसके आगे का भी जितना प्रोसेस है वो हमारा आ जाएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री समझते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी के रॉ मटेरियल, जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल बनाया है, उसे आगे फर्दर प्रोडक्शन करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। These are known as secondary industries. Next हमारे पास आती है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री में सारा हम सर्विस सेक्टर कवर करते हैं, जैसे कि टीचिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया। There are lot of services. Extractive and genetic industries both we will cover detailed in next page. Okay? So आगे आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, उसके आगे जो भी फर्दर प्रोसेस होता है वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग के सब पार्ट्स डिवाइड है, और एक कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज, ये भी हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। अगला पोर्शन आता है हमारे पास कॉमर्स। कॉमर्स में दो टाइप में डिवाइड कर दिए गए हैं, फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड अदर वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब सबसे पहले हम कॉमर्स समझते हैं। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स बनाया सामान वापस कर रहे हो,
मतलब कि आप ऐसे समझिए कि हम बना बनाया सामान वापस कर रहे हैं, माल ले रहे हैं, बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट। आप कोई भी सामान ले रहे हो, परचेज कर रहे हो, उस सामान को बेच के प्रॉफिट, अपना मार्जिन लगा के प्रॉफिट कमा रहे हो। अगला आता है हमारे पास जो इसमें अगला सब डिवाइड पार्ट है, ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का सिंपल इजी मीनिंग होता है बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग। ट्रेड में खरीदते बेचते हैं गुड्स और सर्विसेज को। मेन एम किस चीज का होता है? प्रॉफिट मेकिंग का। ठीक है। अगला आता है, इसके अंदर दो टाइप के ट्रेड होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। देश के अंदर अंदर जो भी ट्रेड होता है उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं, और देश के बाहर जो ट्रेड होता है उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। इंटरनल ट्रेड के होलसेल ट्रेड कह सकते हो, रिटेल ट्रेड कह सकते हो, आगे डिटेल में कवर करेंगे। एक्सटर्नल ट्रेड के भी तीन टाइप होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड रिपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? देश के, क्या कहते हैं, देश के बाहर देश से अपने देश में सामान लाना। एक्सपोर्ट मतलब अपने देश का सामान बाहर के देश में जाना। एंट्री पोर्ट क्या होता है? बाहर का सामान खरीद के अपने देश में लाना, उसमें अपना मार्जिन लगाना, अपना प्रॉफिट जोड़ना और फिर वापस उसे बाहर के किसी देश में बेच देना, उसे हम एंट्री पोर्ट कहेंगे। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, बट बहुत ही सिंपल है, आप एक बार समझ लोगे इसका, पहले इजी वे में समझ लो मीनिंग, देन आप डेफिनेशन अपने आप बना पाओगे। अगला आता है हमारे पास ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के इसमें भी हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बेसिकली जब सर्विस हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट से सेकेंडरी प्रोडक्ट से फिनिश प्रोडक्ट बनेगा तो उसे पहुंचाने के लिए, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वेयर हाउसिंग चाहिए, एडवर्टीजमेंट चाहिए, बैंकिंग फाइनेंशियल फैसिलिटीज चाहिए, तो वो सब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाता है, जैसे कि इसमें सब पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो ये बेसिकली चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब एग्जाम के टाइम इसी चार्ट से भी रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में सब कुछ आ जाएगा, आपको पूरा ये जो भी आपको यहाँ कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो। इसे आप एक शॉर्ट नोट या की पॉइंट्स के तौर पे भी याद कर सकते हो, जैसे एग्जाम पे टाइम नहीं है आप इसे ओवरव्यू लेके चले जाओ, आपको याद रह जाएगा। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। दो टाइप की बताई, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। दस एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। बता दिया, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, कॉमर्स। ठीक है। अब हम समझते हैं इंडस्ट्री का मतलब क्या है। इंडस्ट्री रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री। इंडस्ट्री का मतलब है प्रोडक्शन करना, बनाना गुड्स एंड सर्विसेज को विद इन कंट्री के अंदर। इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब हमें इसमें प्रॉफिट बनाना होता है, हमें इसमें मनी जनरेट करते हैं। इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें कि रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री, जो बनाया जाता है सामान फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। टर्म इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को एक यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करना, उस कंसेप्ट को हम इंडस्ट्री कहेंगे। दीज इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। इसमें प्रोड्यूस होते हैं और प्रोसेस होते हैं गुड्स, एज वेल एज ब्रीड करते हैं, रेस करते हैं एनिमल्स। इसमें एनिमल्स में भी कंसीडर हो सकता है। कोई नहीं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज। Primary industries include all those activities which are concerned with extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism, plants, etc. Primary industries include करता है वो सारी activities जो कि extract करके, मतलब कि suppose कोई farmer है, वो सबसे पहले wheat वाला farmer है, गेहूं उगाता है, वो गेहूं उगा रहा है, so वो primary industry में consider होगा। वही बताया गया primary industries में वो सारी industries आती हैं जो extract करते हैं, produce करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, रिप्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एग्जांपल प्लांट्स ले लो, ऑर्गेनिज्म ले लो, एक्सेट्रा। ठीक है। अगला मैंने बताया था प्राइमरी इंडस्ट्रीज को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती है? वो इंडस्ट्रीज जो एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से। इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में फार्मिंग आ गया, माइनिंग आ गया, हंटिंग आ गया, फिशिंग आ गया। तो ये इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि फार्मिंग, माइनिंग मतलब फार्मिंग करना, माइनिंग करना, हंटिंग करना, शिकार करना, फिशिंग करना, ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। बेसिक इंडस्ट्रीज। ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स। दीज की स्पेलिंग गलत है,
कोई नहीं, आगे ठीक कर लेंगे। These industries are engaged in breeding plants and animals for their use in future reproduction. Activities of cattle breeding, farms, poultry farms came under genetic industries. Genetic industries basically breeding plants हो गया, animals के हो गया, मतलब कि फिशिंग करना, फार्मिंग करना, पोल्ट्री फार्मिंग करना, ब्रीडिंग फार्म्स करना, ये सारी हमारी आ जाएगी जेनेटिक इंडस्ट्रीज पे। याद कैसे रखोगे आप? प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब ईजी, प्राइमरी इंडस्ट्री ईजी, ईजी से याद रखना, याद हो जाएगा। बाकी आपको जो भी रेलिवेंट लगता है शॉर्ट फॉर्म आप वैसे भी याद रख सकते हो। अगला आता है हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद यूजिंग रॉ मटेरियल विच ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज। वो इंडस्ट्रीज जो प्राइमरी स्टेज मतलब प्राइमरी स्टेज से रॉ मटेरियल पहले ही प्रोड्यूस हो चुका है, उसे आगे फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल consumption or for further processing by other industrial units. For example, mining of an iron ore is a primary industry. Mining करना आयरन ओर को प्राइमरी इंडस्ट्री का काम है, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल आयरन्स इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, आगे सेकेंडरी इंडस्ट्री क्लासिफाई होता है दो पार्ट में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में। पहले हम कवर कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? वो इंडस्ट्रीज जो एंगेज होती हैं प्रोडक्शन गुड्स थ्रू प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल प्रोसेस करने में उसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को आगे फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली एनालिटिकल इंडस्ट्रीज एनालाइज करती है, सेपरेट करती है डिफरेंट एलिमेंट्स को एक जैसे मटेरियल से, एज इन द केस ऑफ ऑयल कह लो या रिफाइनरी कह लो। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एनालाइज करती हैं, सेपरेट करती हैं अलग अलग एलिमेंट को सेम मटेरियल से, वो होती है हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री। अगला आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। Synthetical industry combines various ingredients into new product as in the case of cement. Synthetical industry combine करती है ingredients को, बनाती है उससे नया प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल ऑफ सीमेंट, बहुत तरीके से बहुत चीजें मिला के सीमेंट बनाया जाता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व करता है सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चर फिनिश प्रोडक्ट इन केस ऑफ शुगर, मतलब बहुत सारे उसमें स्टेजेस पार करने के बाद वो चीज बनती है, उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अगला असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग से समझ आ रहा है पार्ट्स को असेंबल करके कुछ चीज बनाना, वही है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज व्हिच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। एग्जांपल टेलीविजन, कार में अलग अलग टायर अलग, उसका स्टीयरिंग अलग, उसकी सीट्स अलग, सीट्स के अंदर फॉर्म अलग, सब अलग अलग चीज करके बनाया जाता है कार को, वो आ गया हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में। और इसे हम अलग भी कर सकते हैं, कार के टायर अलग कर सकते हैं, कार की सीट अलग कर सकते हैं, कार का स्टीयरिंग अलग कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे मैन्युफैक्चरिंग के कैटेगरीज 4 टाइप की। अब इसे याद करें कैसे करेंगे, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता देता हूं कैसे याद करो, बाकी आपको जो भी रेलिवेंट लगे आप वो कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, चेंज नहीं होना है। सो इसका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा कर सकते हो, एसपी साहब, एसपी, एस लिखो, पी लिखो। एसपी साहब बड़ी पोस्ट होती है पुलिसमैन में, एसपी साहब और ए की पावर 2 कर दो। अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, एनालिटिक ए स्क्वायर मतलब एक एनालिटिकल वाला और एक असेंबलिंग वाला। ये भी कैसे याद रखोगे, एक याद रख लो कि आपको कार का एग्जांपल याद रख लो, असेंबलिंग याद आ जाएगा कि असेंबल करना है कार के, और बाकी जो दूसरा वाला है एलिमेंट्स अलग अलग करने हैं, बचा रहेगा एनालिटिकल, वो वेरी सिंपल याद हो जाएगा। तो क्या बना इसका याद करने का एक टिप, एसपी स्क्वायर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगली इसकी एक और टाइप थी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड बनाना, एज वेल एज टनल्स एंड कैनाल्स। ये सब चीजें कंस्ट्रक्ट करना, ये सब आता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज के अंडर। भाई हमारी कंप्लीट हुई सेकेंडरी इंडस्ट्री होल, प्राइमरी कंप्लीट, सेकेंडरी कंप्लीट। प्राइमरी में कौन से दो थे हमारे, जेनेटिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सट्रैक्टिव, ईजी के नाम से याद कर लो या जीई के नाम से याद कर लो। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में दो पड़ा, मैन्युफैक्चरिंग एंड हमारा कौन सा, कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग में भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एसपी साहब,
एसपी साहब एक आप ए का स्क्वायर हो, मतलब ए की पावर आपको 2 मिली हुई, आपका दर्जा बहुत ज्यादा, आपको ग्रेड बहुत ज्यादा मिले हुए हैं, ऐसे याद कर लो, वेरी इजी। ठीक है, चलो आगे आते हैं टर्शियरी इंडस्ट्रीज। दीज आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड टेरिटरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्राइमरी सेकेंडरी दोनों इंडस्ट्रीज को, जो भी वो एक्टिविटीज करते हैं, इंक्लूड्स जैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बैंकिंग इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन में, पैकेजिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, सब काम किसका है? टर्शियरी इंडस्ट्रीज का। टर्शियरी इंडस्ट्रीज के कोई सब डिवाइड पार्ट्स ऐसे नहीं थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब बढ़ते हैं हम कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोस एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब कि कॉमर्स वो है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, प्रोडक्शन करना, कंजम्पशन करना, उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो कॉमर्स में आ जाएंगी। इसके दो एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहला ट्रेड, दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, कॉमर्स में मतलब वो एक्टिविटी, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच की जितनी भी एक्टिविटी है वो हमारी कॉमर्स में आ जाएगी। दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ट्रेड में एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। ट्रेड क्या होता है? तो ट्रेड रेफर्स टू द सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ट्रेड का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पहले इजी वे में बताया था, ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग, सबसे सिंपल, कोई वो नहीं। तो ये लिखा है ट्रेड रेफर्स टू सेल, सेल करना, बेचना सामान को, ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करना गुड्स को। ट्रेड इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज दैट रिलेट टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाना, ऑफन इन एक्सचेंज फॉर मनी। A system और नेटवर्क that facilitate rate is called market, उसे हम मार्केट कहेंगे। ट्रेड को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इंटरनल ट्रेड, या आप इसका एक और नाम कह सकते हो होम ट्रेड। अगला आ जाता है एक्सटर्नल ट्रेड, या आप कह सकते हो फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही अंदर ट्रेड करना, अपनी विद इन द कंट्री बाउंड्रीज के अंदर ट्रेड करना, ये इंटरनल ट्रेड होता है। और बाउंड्रीज के बाहर भी करना, अंदर भी बाहर करना जाता है ट्रेड, उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड कह देते हैं। आओ पढ़ते हैं इसे एक बार डिटेल में। इंटरनल ट्रेड इज कंसर्न्ड विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें हम खरीदते बेचते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी ही कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर, किसी बाहर के देश के साथ नहीं, उसे हम इंटरनल ट्रेड का नाम देते हैं। इंटरनल ट्रेड को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होलसेल ट्रेड, दूसरा रिटेल ट्रेड। होलसेल बल्क में सामान खरीदना, उसे हम होलसेल ट्रेड कहते हैं। होलसेलर जो होते हैं वो बल्क में सामान बेचते हैं और खरीदते भी हैं। It refers to buying and selling of goods and services a large quantities for the purpose of resale, वापस से बेचने के लिए ये खरीदते हैं सामान। Trades dealing in wholesale trade are called wholesalers, जो भी ट्रेडर्स डील करते हैं होलसेल ट्रेड में उन्हें हम कहते हैं होलसेलर्स। अगला आता है, अगला टाइप इसका आता है रिटेल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के ही अंदर है होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। When goods are purchased and sold in comparatively smaller quantities, जब हम गुड्स खरीदते हैं और बेचते छोटे छोटे अमाउंट में है, उसे हम नाम दे देते हैं रिटेल ट्रेड का। फॉर फाइनल कंजम्पशन इट इज रेफर टू एज रिटेल ट्रेड। ये फाइनल कंजम्पशन के लिए होता है। सपोज आप किराना स्टोर पे गए, वहां से आपको चीनी, शुगर खरीदनी है, तो वहां से आपने शुगर खरीदी नहीं, बल्क में नहीं खरीदी, आपने थोड़ी सी आपको नीचे आपने उसे खरीदी और फाइनल कंजम्पशन के लिए आपने कंज्यूम कर लिया, तो वो आ जाएगा हमारे रिटेल ट्रेड में। ठीक है, तो हम हो गया रिटेल ट्रेड। आगे आता है एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक दूसरे से एक्सचेंज करना गुड्स एंड सर्विसेज का बिटवीन पर्संस और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन 2 और मोर कंट्रीज। एक या एक से ज्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड करना, उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड का नाम दे देंगे। एक्सटर्नल ट्रेड को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहला इंपोर्ट, उसके बाद एक्सपोर्ट एंड लास्ट वन इज एंट्री पोर्ट। ठीक है, सबसे पहला इंपोर्ट आता है। इंपोर्ट ट्रेड मींस
परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। इंपोर्ट का मतलब होता है किसी बाहर की कंट्री से गुड्स परचेज करके अपनी कंट्री में मंगाना, दिस इज नोन एज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ट्रेड मींस सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री टू अनदर कंट्री, सेलर ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज एक्सपोर्टर एंड द फॉरेन बायर्स नोन एज इंपोर्टर। जो हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना, प्रोड्यूस करना एक कंट्री में टू अनदर कंट्री मतलब दूसरी कंट्री में भेजना। सेलर ऑफ द गुड्स जो बेच रहा है सामान उसे हम एक्सपोर्टर कहेंगे। सपोज हमारी कंट्री हमारी इंडिया से सामान बेच रहा है तो हम उसे कहेंगे एक्सपोर्टर, और जो बाहर खरीदेगा, सपोज अपना ही आप एग्जांपल लो, हम अपने यहां से सामान बेच रहे हैं बाहर कंट्री में तो हम कहलाएंगे एक्सपोर्टर, और जो वहां से सामान खरीद रहा है उस कंट्री में, फॉरेन कंट्री में सामान खरीद रहा है उसे हम कहेंगे इंपोर्टर। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट होता है कमेंट में साथ साथ पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि आप डाउट मन में रखो जिससे कि आपका डाउट क्लियर ना हो। बढ़ते हैं आगे। थर्ड लास्ट वन इज एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट ट्रेड रेफर्स टू दी अ पोर्ट सिटी और ट्रेडिंग पोस्ट वेयर मर्चेंडाइज में बी इंपोर्टेड, स्टोर्ड और ट्रेडेड यूजुअली टू बी एक्सपोर्टेड अगेन। बताया था मैंने इजी लैंग्वेज में, दोबारा समझ लो। बाहर का सामान अपनी कंट्री में खरीद के लाना, अपना कुछ मार्जिन, अपना कुछ प्रॉफिट उसमें ऐड करना, वापस किसके लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर की फॉरेन कंट्री में, उसे हम कहेंगे एंट्री पोर्ट। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा कंसेप्ट आता है कॉमर्स का अगला टाइप, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड था और एक था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो आप कर रहे हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड रेफर्स टू द फैक्टर्स दैट आर एसेंशियल फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजम्पशन। वेरी सिंपल वे में आपको बताया था। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब वही होता है कि एक गुड्स को एक प्लेस से, प्रोडक्शन से, उस जो प्लेस ऑफ देयर कंजम्पशन तक, फाइनल कंजम्पशन तक पहुंचाना, उसे ही हम कह देंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है सच एज बैंकिंग, फाइनेंसिंग, जैसे टर्शरी प्रोवाइड कर रहा था वैसे ही इसका भी काम है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल, meeting other expenses. Necessary funds can be obtained by a businessman from a bank. Thus the bank helping बिजनेस एक्टिविटीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। बैंक हेल्प करता है फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो, हमारे जो भी बिजनेसमैन है वो हेल्प करते हैं। अगला आता है इंश्योरेंस की हेल्प। बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। अब आपको पता है बिजनेस में रिस्क तो हमेशा होता है। फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, बट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट, अदर रिस्क। फायर, थेफ्ट, ये जो बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर के अलावा आग से बचाने के लिए, चोरी से बचाने के लिए और कोई अनसर्टेन रिस्क से बचाने के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन ऑल सच केसेस। इंश्योरेंस अगर उस कंपनी का, उस बिजनेस का रखा होगा तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। अगला आता है ट्रांसपोर्टेशन। इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट प्रोड्यूसर कैन सेल इन गुड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट गेट प्लेस यूटिलिटी। ये प्लेस यूटिलिटी कन्वर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है एक सामान को दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में। वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी। वेयर हाउसिंग हेल्प्स बिजनेस फर्म्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। वेयर हाउसिंग हेल्प करता है स्टोरेज फैसिलिटी के लिए, जैसे कि बिजनेस के में मतलब एक वेयर फूड मैन्युफैक्चरिंग है, एक आप कह सकते हो उसे स्टोरेज की जरूरत है। सपोज आप करो कि एक और क्या कहते हैं होलसेलर है, उसे स्टोरेज की जरूरत है, तो वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज को कवर करता है। कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइक postal services, telephone facilities, helpful to business to establish outside world like supplier, customer, competitors। बाहर के वर्ल्ड के competitors से हेल्प करता है कम्युनिकेशन करने में। एडवर्टाइज करने में हेल्प करता है। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंड्यूसिंग कस्टमर्स टू बाय पर्टिकुलर आइडियाज। तो बाय करता है कि इसे खरीदने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के। प्रॉफिट एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस।
थ्री पार्ट में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, देन सोशल ऑब्जेक्टिव, देन अदर ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इनमें आता है सबसे पहला अर्न प्रॉफिट, फिर इनोवेशन, इनोवेशन कुछ नया इनोवेट करना, कुछ नया बनाना, प्रोडक्टिविटी, मार्केट स्टैंडिंग, एंड लास्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये सब हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। अगला सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ये आप पढ़ लेना, हम आगे सीधा मूव ऑन करते हैं और कवर करते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रॉफिट का रोल क्या है एक बिजनेस में। सो अर्निंग प्रॉफिट इज कंसर्न टू बी एन एसेंशियल ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस में एक बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव, एसेंशियल ऑब्जेक्टिव है सारे बिजनेस के लिए, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इन रीजंस की वजह से। इट इज द सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द बिजनेसमैन। ये सोर्स है एक बिजनेसमैन के लिए जीने के लिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन नीड्स ऑफ बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट सोर्स है फाइनेंस का जिससे कि एक्सपेंशन हो सकते हैं, जिसकी बिजनेस से एक्सपेंड कर सकता है। इट इंडिकेट्स दैट बिजनेस इज बीइंग रन एफिशिएंटली। इंडिकेट करता है कि बिजनेस एक एफिशिएंटली अच्छे तरीके से चल रहा है। इट इंडिकेट्स दैट द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय द बिजनेस क्रिएटिंग यूटिलिटी। ये दिखाता है कि बिजनेस जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज वो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, एक पावर कैच कर रहा है कि लोग उसे खरीदें, एंड वर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी और सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर रही है। इट हैज टू बिल्ड गुडविल ऑफ द बिजनेस। एक गुडविल कमाने की, एक गुडविल के लिए बिजनेस में हेल्प करता है डेवलप करने के लिए। तो ये था हमारा रोल। क्या रोल है बिजनेस का प्रॉफिट में? आ जाता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, बाकी आप याद रखना। अगला आता है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। पढ़ लिया इकोनॉमिक, सोशल, अदर। आओ इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इन्हें डिटेल में कवर करते हैं। मार्केट स्टैंडिंग, मतलब इसमें यह बताया गया कि बिजनेस एंटरप्राइज एम करता है कि स्ट्रॉन्ग मार्केट हो, उसके पास स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन हो एंटरप्राइज में कॉम्पिटिटर के रिलेशन में। इनोवेशन, बिजनेस में हमेशा न्यू आइडियाज, मेथड्स, वे आने चाहिए जिससे कि इनोवेशन होता है, बिजनेस कॉम्पिटिटिव रहे। अगर वो बिजनेस इनोवेटिव नहीं रहेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वर्ल्ड में और लॉसेस में जाता रहेगा। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इन ऑर्डर टू एंश्योर कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल, अगर उसे कॉन्टिन्यूअस सर्वाइविंग रखना है तो प्रोग्रेस, एवरी एंटरप्राइज एम्ड एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, नेम्ड नहीं है एम्ड है, यहाँ पे ठीक कर लेना। एम्ड एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। एम करना है उसे ग्रेटर, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लानी है। अगला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सही ढंग से ऑप्टिमम मतलब सही ढंग से यूज करना है फिजिकल का भी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज दोनों का। सो बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट aimed, not named, aimed at acquiring physical and financial resources like plants, machine, offices, etc. according to their requirements and use them efficiently. अगला अर्निंग प्रॉफिट, very important. One of the main economic objective of business is to earn profits on the capital employed. Every business must earn a reasonable profit. हर बिजनेस को एक reasonable profit earn करना है, which is important for survival and growth, जो कि survival और growth दोनों के लिए important है। So ये थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। लेट्स मूव ऑन आवर सोशल ऑब्जेक्टिव। दीज आर सोशल ऑब्जेक्टिव। हेडिंग इज नॉट मेंशन, मैंने आपको बता दिया है कि ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन जो भी सप्लाई हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। बिजनेस शुड प्रोड्यूस एंड सप्लाई प्रोडक्ट्स प्रॉपर क्वालिटी का होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन। मॉडर्न कंज्यूमर प्रेफर टू बाय क्वालिटी प्रोडक्ट। आज से पहले जमाने के जो कंज्यूमर आ रहे हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। ही लुक्स फॉर ISI मार्क। इलेक्ट्रिकल गुड्स पे हम ISI मार्क देखते हैं, फूड प्रोडक्ट पे हम FPO मार्क देखते हैं, और हमारी ज्वेलरी पे हम हॉल मार्क देखते हैं। तो आजकल वो क्या कह रहे हैं, हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम बेस्ट क्वालिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को दें। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, हमें कोई भी एंटी सोशल, हमें भी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना है, बिजनेस को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी ऐसा कि उससे उसकी डिस्ट्रॉय हो गुडविल, उसकी इमेज खराब हो, बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो, उसे पनिशेबल करना पड़े। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
Business should generate employment opportunity to disadvantaged sections of societies. Business को employment generate करती रहनी चाहिए जिसका उसका business grow करता रहे. Welfare of employment, employee की welfare के लिए भी business को सोचना चाहिए. Social objective में cover होता है कि उसकी गुड वर्किंग कंडीशन करना चाहिए, सेटिस्फाइंग वेजेस प्रोवाइड करनी चाहिए, सेटिस्फाइंग सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए एम्प्लॉइज को. अगला आता है कम्युनिटी सर्विसेज. लार्ज बिजनेस यूनिट शुड अंडरटेक कम्युनिटी सर्विसेज लाइक सेटिंग अप चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, स्कूल्स. कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए जैसे कि चैरिटेबल डिस्पेंसरीज लगानी चाहिए, स्कूल्स लगाने चाहिए और एक्सेट्रा. बहुत सारी चीजें हैं, आप इतना ही लर्न करना, इट्स सफिशिएंट फॉर एग्जाम. आपको फुल एग्जाम मार्क्स, फुल एग्जाम में मार्क्स फुल मिल जाएंगे. बढ़ते हैं हमारे अदर ऑब्जेक्टिव्स पे. दो ही हैं. मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलप. सक्सेस ऑफ बिजनेस प्राइमरली डिपेंड करती है किस पे? कॉम्पिटेंस ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स, कि उसके ह्यूमन के रिसोर्स कैसे हैं. Therefore, the enterprise must actively work for this purpose. Enterprise को actively काम करना चाहिए इस purpose के लिए. Conducting motivational program for managers. Managers के लिए, अपने employees के लिए ऐसे motivational program conduct करते रहने चाहिए. Worker perform and attitude. The enterprise must ensure a positive attitude. जो enterprise है, business enterprise है, उसे positive attitude रखना चाहिए अपने workers के प्रति in order to enhance their contribution towards productivity and profitability of the enterprise. तो ये था हमारे other objectives. कवर करते हैं आगे. अब कवर करते हैं टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क. दो टाइप के होते हैं, स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क. सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि बिजनेस रिस्क बेसिकली होता क्या है. बिजनेस रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस कॉज्ड बाय अनसर्टेनिटी. बिजनेस रिस्क ये पॉसिबिलिटी है जिसमें हमें अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकते हैं. किसकी वजह से? अनसर्टेनिटी की वजह से. जैसे कि फैशन चेंज हो गया तो बिजनेस रिस्क में कवर हो जाएगा. आगे हम डिफरेंस समझते हैं दो के बीच में, प्योर रिस्क और स्पेक्युलेटिव रिस्क. पॉसिबल आउटकम प्योर रिस्क कैसे हो सकता है? हमें लॉस, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा या तो न्यूट्रल होगा. स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है? हमें लॉस भी हो सकता है, कोई लॉस भी नहीं हो सकता और हमें गेन भी हो सकता है. प्योर रिस्क में हमें कोई गेन नहीं होगा, ओनली लॉस होगा या तो नहीं होगा. स्पेक्युलेटिव रिस्क में या तो लॉस होगा या तो नहीं होगा या तो गेन होगा. वॉलेंट्रीनेस. प्योर रिस्क में यूजुअली एक्सीडेंटल हो सकता है, जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंटल हो सकता है, बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल से बाहर है. एंड इनवॉलेंट्री फेस, हमें इनवॉलेंट्री मतलब एकदम से फेस करना पड़ रहा है. आगे स्पेक्युलेटिव रिस्क में वॉलेंट्री, अज्यूम्ड और कॉन्सिक्वेंटली टेकन बाय पोटेंशियल प्रॉफिट, मतलब हमें प्रॉफिट हो गए. अगला इंश्योरेंस कवरेज. इंश्योरेबल, प्योर रिस्क इंश्योरेबल हो सकता है. प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज विल राइट पॉलिसीज टू कवर दिस. और आगे स्पेक्युलेटिव रिस्क अनइंश्योरेबल, इंश्योर नहीं हो सकता बिकॉज देयर इज चेंज ऑफ गेन, गेन का चेंज हो सकता है. इंश्योरेंस डू नॉट ऑफर कवरेज, इंश्योरेंस ऑफर नहीं करेगा कवर करने के लिए. एग्जाम्पल प्योर रिस्क, नेचुरल डिजास्टर आ गया, फायर आ गया, फ्लड आ गया, एक्सीडेंट हो गया, थेफ्ट हो गया, सडन इलनेस हो गई. स्पेक्युलेटिव रिस्क में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस और गैम्बलिंग हो गया. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इसके लिए प्रोवाइड नहीं करेगी इंश्योरेंस से. प्योर रिस्क ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मिनिमाइज करता है डैमेज को, प्रोटेक्ट करता है फाइनेंशियल डिवेस्टेशन से. और स्पेक्युलेटिव रिस्क जनरेशन वेल्थ जनरेट करना, मैक्सिमाइज करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आगे बढ़ते हैं, अब इतना कवर हो गया. करने जा रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है? सो बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी. बिजनेस रिस्क अराइज हो सकता है अनसर्टेनिटी की वजह से कि अनसर्टेन इवेंट कोई अकर हो गया. अनसर्टेनिटी रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अनसर्टेनिटी का मतलब हो सकता है कि हमें नॉलेज नहीं है कि क्या हो सकता है आगे फ्यूचर में. लाइक डिमांड चेंज हो गया, उसका प्राइस चेंज हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, प्राइसेस चेंज हो गए, इंप्रूव हो गए टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो सकता है. वो अनसर्टेन इवेंट हैपन हो सकता है. रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. रिस्क एक एसेंशियल पार्ट है सभी बिजनेस के लिए. नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, कैन बी मिनिमाइज्ड
बट नॉट कैन बी एलिमिनेटेड। बिजनेस अवॉइड नहीं कर सकता रिस्क को, रिस्क कम हो सकता है पर एलिमिनेट खत्म नहीं हो सकता। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जितना ज्यादा बिजनेस बड़ा होगा, जितना ज्यादा बिजनेस का साइज बड़ा होगा, उतना ज्यादा बिजनेस का रिस्क ज्यादा होगा। जितना ज्यादा बिजनेस छोटा होगा, उतना ज्यादा बिजनेस का रिस्क कम होगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट रिवॉर्ड है रिस्क टेकिंग का। नो रिस्क नो गेन। अगर आप कोई रिस्क नहीं लोगे तो कोई गेन नहीं मिलेगा। ये एक ओल्ड एज प्रिंसिपल है जो अप्लाई होता है सभी बिजनेसेस पर। ग्रेटर द रिस्क हायर द चांस ऑफ प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा। तो ये हमारा हो गया नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क। अगला आते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड इसके बाद हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। सो इसे कवर करते हैं। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क में सबसे पहले आता है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। नेचुरल कॉजेज जो बिजनेस रिस्क में होते हैं ये ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं। जैसे कि फ्लड ले लो, अर्थक्वेक ले लो, लाइटनिंग ले लो, हैवी रेन ले लो, फेमाइन आ गया। दे आर रिजल्ट इन हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम। ये सब पे इफेक्ट करते हैं बिजनेस में। कोई भी तूफान, आंधी, कुछ भी आ गया तो उससे नेचुरल कॉज हो जाता है, उससे बिजनेस को रिस्क होता है। अगला ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक डिसऑनेस्टी हो गई, केयरलेसनेस हो गई, एम्प्लॉइज हो गया, राइट्स हो गए, एक्सेट्रा। धोखा दे दिया, चीट कर लिया, उसे डिसऑनेस्ट कर लिया, ये सब हमारा कवर होगा ह्यूमन कॉज के अंदर। इकोनॉमिक कॉजेस। दीज इंक्लूड अनसर्टेनिटी इज रिलेटेड टू डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट, हैवी टैक्सेस। सो इकोनॉमिक कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि डिमांड आ गया, कंपटीशन आ गया, प्राइस बढ़ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, ज्यादा टैक्स लगने लगे। ये सारा हमारा कवर होता है इकोनॉमिक कॉस्ट में। वेरी इजी है, सब बहुत आसानी से हो जाएगा लर्न। फिजिकल कॉजेज में मैकेनिकल डिफेक्ट्स और फेलियर में ऑल्सो लीड टू लॉसेस। मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया, कोई फेलियर हो गया, इसकी वजह से भी लॉस हो सकता है, जैसे ब्रशिंग ऑफ बॉयलर ऑफ मशीन में कॉज डेथ। तो ये हमारे सारे कवर हो गए कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बाकी आपको एग्जांपल इनसे रिलेटेड और भी पता है तो आप और भी लिख सकते हो, पर 2-3 एग्जांपल लिख दो, आपको बहुत है, सफिशिएंट है, नंबर मिल जाएंगे। सो यहाँ पे हमारी होती है एंड। हमने यहाँ पे ओरल सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप हो चुका है, सारा कुछ कवर कर लिया है। बाकी आप इसमें ये और कर सकते हैं, जैसे बिजनेस के बारे में, कब ये बिजनेस कंसेप्ट एस्टैब्लिश हुआ, ये हुआ, या थोड़ा ओवरव्यू गूगल से ले सकते हैं, जो भी आप जिससे प्लेटफॉर्म से लेना चाहें। बाकी मैंने अपना जो भी हमारा सिलेबस में सब कवर करा दिया है। कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में जरूर बता दें। चैप्टर नंबर 2 हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को आप जब तक सारा कंप्लीट करके रख लेना, सारे आपको की पॉइंट्स बनाने वो बना लो, आपको नोट्स अपने हैंड रिटन बना के करने तो वो भी कर सकते हो। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप वहां से ले लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहना। ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय।